हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में टेंशन हाई है। WHO ने इंडियन वेरिएंट को स्ट्रेन ऑफ कंसर्न कहा है और उसका मतलब क्या है, हम इसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस क्या रूप बदलने से और मजबूत हुआ है, इस सवाल का भी जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और खबर दुनिया भर में हेडलाइंस बन रही है। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में गुरुवार से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। फाइजर बायोएनटेक ने बच्चों के लिए यह वैक्सीन बनाई है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक बच्चों की वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई है। भारतीय कंपनियां कब तक बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर लेगी? अभी भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन कौन से स्टेज पर है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सपन पांड्या, जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सपन, आपका स्वागत है। भारत में बच्चों की वैक्सीन अब कब तक आ जाएगी, यह सवाल हर किसी के जहन में है। वैसे हम पढ़ रहे थे कि कोवैक्सिन जो भारत बायोटेक की है उसका अप्रूवल ट्रायल्स उसके अब जो इनिशियल स्टडीज है वो आ गए हैं बच्चों में और उनके परिणाम ठीक ठाक हैं। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वो जो बल्क प्रोडक्शन बच्चों का एस्टिमेट करके करना पड़ेगा, उसके बाद एक वैक्सीन तो है हमारे पास जो बच्चों में काम कर रही है वो आ जानी चाहिए। बाकी तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी जितनी हमारी संख्या है बच्चों की। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने तो लगेंगे इतनी वैक्सीन आने में अभी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जो बच्चों के लिए वैक्सीन होती है जो हमें लग रही है, क्या उससे बहुत अलग होती है कि सेम वैक्सीन को ही ट्रायल किया जाता है? नहीं, ये कोवैक्सिन का है वो तो वही वैक्सीन है जो ट्राई की जा रही है। फाइजर की जो mRNA वैक्सीन है वो mRNA की तकनीक इस तरह की होती है प्रोडक्शन की कि वो थोड़ा सा उनको ट्वीक करना पड़ता है इसे मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन एसेंशियली वही वैक्सीन होती है जो बच्चों में भी यूज की जाती है एंड वही अप्रूव हुई है फाइजर की वहां भी। अच्छा, भारत में जो भारत बायोटेक की आप बात करें यानी कोवैक्सीन है जो हम पर टेस्ट किया गया, हमें जिसकी अप्रूवल मिल चुकी है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, जो एडल्ट्स हैं, तो बच्चों के लिए क्या देखना पड़ता है, क्या डिफरेंस क्या है? ऐसा है कि बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। एक तो पहली बात ये है बिकॉज कोरोना वायरस का जो नेचुरल हिस्ट्री अगर आप देखो तो वो अभी तक भी हमने देखा कि ज़्यादातर सिर्फ ये सेकंड वेव में हमने देखा कि कुछ यंग लोग परेशान हुए, जिनको वो भी 30 से 40 या 40 से 50 की उम्र वाले ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन बच्चों में एसेंशियली कोरोना वायरस जो है इतना प्रॉब्लम नहीं करता है क्योंकि बच्चों की इनेट इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी हमारी होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इनेट इम्यून सिस्टम जो एक अंदरूनी एक मदर से आती है या जन्म से आती है, और एक होती है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो बाद में हमें डेवलप होती है हमारे में। तो बच्चों में इनेट इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बच्चों के जिंदा रहने की संभावना एक वृद्ध आदमी से कहीं ज्यादा है अगर आप प्रकृति के नियम देखें तो उनकी इनेट इम्यून सिस्टम बड़ी स्ट्रांग होती है, इससे उनको कोरोना वायरस से तकलीफ होने की संभावना कम है। इसलिए उनका वैक्सीन जो है वो हमेशा सब जगह बच्चों का जनरली थोड़ा पीछे लिया जाता है और हमें नहीं लगता कि बच्चों को विशेष परेशानी होगी इन वैक्सीन से। अगर भारत में जो ट्रायल चल रहा है वो उसमें एज ग्रुप क्या है, जैसे कि 12 से 15 साल है या उससे नीचे से भी बच्चों को ट्रायल किया जा रहा है? अभी तो जो है जो हमने पढ़े थे परिणाम वो 12 से 15 साल के पढ़े थे। 12 से नीचे के भी ऑनगोइंग है, उसका डेटा भी आएगा तो हमें जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे पता लगेगा कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अच्छा, हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि इस साल के अंत तक भारत में भी जो कोवैक्सिन है वो बच्चों को दिया जाने लगेगा? आई थिंक सो, पर हमें तो अभी जो बाकी के एज ग्रुप्स हैं 18 to 50 वाला भी, अभी तो वही 18 से 18 साल से उम्र वाला 45 वाला अभी जो रिलीज हुआ है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या है हमारे यहाँ। तो 2-3 महीने तो हमें लगता है उसी में निकल जाएंगे अगर आप इवन सिटीज़ को भी कवर करें, मेजर टाउन्स को। और उसके बाद येस, आई थिंक एटलीस्ट बाय द ईयर एंड एटलीस्ट सिटीज़ में या मेजर एरियाज में जो है उसमें बच्चों को जाने के हिसाब से। अच्छा, अब वायरस को लेकर जरा बात करते हैं क्योंकि वायरस को लेकर जो एक नया स्ट्रेन आया है उसमें कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेन ऑफ कंसर्न है, जैसे WHO ने भी कहा है, क्या है इंडियन स्ट्रेन ये? ऐसा है कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स तो पिछले एक बात समझनी जरूरी है कि वायरस तो निरंतर म्यूटेट करता ही रहेगा। वायरस अपने सर्वाइवल की सोचता है, इसलिए वो म्यूटेशन माने एक चेंज होता है उसके स्ट्रक्चर में ताकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति उसे पकड़ ना पाए। तो ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहता है ह्यूमंस और वायरस में, तो वो चेंज तो करता ही रहेगा। अक्टूबर में सबसे पहले यूके की स्ट्रेन पकड़ी गई, उसके बाद साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आई, उसके बाद ब्राजील में म्यूटेंट स्ट्रेन आई, और उसके बाद जो अभी डबल म्यूटेंट
म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट इंडियन स्ट्रेन्स कह रहे हैं। 2 तरह की स्ट्रेन्स इंडिया में जो मौजूदी हालात में है, और डबल म्यूटेंट सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है इस समय। उसमें बेसिकली बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, लेकिन 1-2 म्यूटेशन बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, वो चेंज कर देते हैं वायरस का थोड़ा स्ट्रक्चर। वायरस बहुत अटैच हो जाता है बॉडी के साथ और उस इम्यून सिस्टम को वो अवॉइड करता है बहुत इजीली। तो अभी डबल म्यूटेंट स्ट्रेन काफी वाइड स्प्रेड इंडिया में, और अभी जो ट्रिपल म्यूटेशन वाला जो ट्रिपल म्यूटेंट जिसको बंगाल स्ट्रेन भी कह रहे हैं, वो अभी कुछ दिनों में ही बंगाल में और बाकी सब जगह भी देखने को मिल रही है। डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की इन्फेक्टिविटी माने वो बहुत जल्दी बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, वो उसका एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। सो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अच्छा, जो आप स्ट्रेन्स की बात करें, इसको लेकर के हमें बहुत डरना चाहिए, चिंतित होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि बहुत सालों से, जब से आप समझ लो लाइफ अर्थ पे आई है, तब से ही म्यूटेशन तो एक ऐसी चीज है जो वायरस में होगी ही, और वो वायरस ट्राई करेगा ही कि उसका सर्वाइवल हो। हम ह्यूमंस ट्राई करेंगे कि हम सर्वाइव हो। तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, हर किसी जंतु में रहती है। तो म्यूटेशन एक नेचुरल कोर्स है उस वायरस का, उससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर म्यूटेशंस सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, वो इंपैक्ट ही नहीं करते इतना हमारे सर्वाइवल को। लेकिन उनमें से कुछ एक आध ऐसे जो सिग्निफिकेंट इंपेयर करे, तो उसको निरंतर पकड़ना और उसको अवॉइड करना। इसीलिए बेसिक चीजें जो मास्क पहनना वगैरह वो तो वही रहती है, चाहे म्यूटेशन हो चाहे ना हो। इसे वो तो हमें फॉलो करनी ही है जब तक ये पैंडेमिक डाउन नहीं हो जाता है। और वैक्सीनेट भी करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन से भी ज्यादातर म्यूटेंट स्ट्रेन्स के कॉम्प्लिकेशंस तो हमें नहीं होने चाहिए। इसलिए वैक्सीनेशन एंड मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एकदम जारी रखना है हमें, और कोई विशेष परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, पहले WHO ने इसे स्ट्रेन ऑफ इंटरेस्ट कहा था, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, हमने वो उनका ये कहना है कि चूंकि ये काफी वाइड स्प्रेड इंडिया में है और इन्फेक्शन बहुत कर रहा है। मतलब आप देखें कि जो सेकेंड वेव में अभी अगर कि एक कुटुंबी जन को हुआ है तो पूरे कुटुंब को हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। इसलिए उनका कंसर्न है कि अगर इंडियंस कहीं फॉरेन लैंड्स में जाते हैं और उनमें वो म्यूटेंट वाला वायरस है, तो बहुत जल्दी लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। और वैक्सीन इन्फेक्शन से नहीं बचाता है, इन्फेक्शन होने के बाद कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। तो एक किसी भी कंट्री पे बर्डन तो रहता ही है अगर आप दूसरों को इन्फेक्ट करते हो। तो आई थिंक वो समस्या है। अच्छा, स्ट्रेन ऑफ इंटरेस्ट और स्ट्रेन ऑफ कंसर्न, इसके अंतर क्या है? स्ट्रेन ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब हमारी समझ ये है कि स्ट्रेन ऑफ इंटरेस्ट जो भी स्ट्रेन हमें इस समय प्रचलित है इंडिया में, वो हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी है, और उसमें से कौन सा स्ट्रेन ऐसा है जो प्रॉब्लम करेगा, दैट इज अ स्ट्रेन ऑफ कंसर्न, जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन कहा जा रहा है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफी हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग ये स्टडी नहीं करते कि कौन सी स्ट्रेन्स, जब तक हम सैम्पलिंग नहीं करते इनकी mRNA की कौन सी ये उनका स्ट्रक्चर क्या है, RNA स्ट्रक्चर, तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये कौन सी स्ट्रेन है जो प्रॉब्लम्स कर रही है। अच्छा, कोरोना वायरस क्या रूप बदलने से और मजबूत हुआ है? वो तो यही ट्राई करेगा कि वो मजबूत हो, लेकिन अगर आप देखने जाए तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि वायरस और हम साथ साथ रहें। तो अल्टीमेटली यही होगा कि वायरस ऐसा अगर किसी की जान जाती है तो वायरस के लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसका तो वहां भी अंत हो जाता है वायरस का। तो कांस्टेंट म्यूटेशन करके शायद इस लेवल पे पहुंचेगा म्यूटेशन के, जिसमें वो हमारे साथ रहें और हम भी उसके साथ रहें। वो म्यूटेंट सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड शायद सिलेक्शन, प्रकृति वही म्यूटेंट सिलेक्ट करेगा वायरस के लिए भी हमारे लिए भी, अल्टीमेटली शायद यही होना चाहिए। लेकिन ये अभी जो करंट स्ट्रेन्स है वो शायद प्रॉब्लम ज्यादा तो कर रही है हमें। अच्छा, जो स्ट्रेन की हम बात करें, इसको पकड़ने के लिए, समझने के लिए क्या जीनोम स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि देखा जाए? यस, दैट इज व्हाट हम वही कहने की कोशिश करें कि जब तक हम लोग ये निरंतर स्टडी नहीं करते, और अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा हो जैसे इजराइल वगैरह कंट्रीज में, तो ऑलमोस्ट सारे जैसे ही इन्फेक्ट होते हैं वो लोग कांस्टेंट सैम्पलिंग और वो करता अप टू 30 to 40 to 50% सैम्पलिंग होती है जिनकी वो लोग DNA ये स्ट्रक्चर्स करते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। हमें कॉन्स्टेंटली ये स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से स्ट्रेन्स हैं और उनसे कौन सी बीमारियां हो रही हैं, अगर हमें जानना है कि सही मायने में ये प्रॉब्लम्स करेंगी या नहीं। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर सौमित रावत भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बच्चों के बारे में बात भी कर रहे थे, हमने फिलहाल तो हम स्ट्रेन पे आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से हम बच्चों की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर ये आई है कि अब अमेरिका ने भी कनाडा के बाद जो 12 से 15 साल के बच्चे उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। भारत में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जैसे जो भारत बायोटेक यानी कोवैक्सीन तो अभी कर रहा है इस पे काम, लेकिन क्या जो एस्ट्राजेनेका है यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो कोविशील्ड है, क्या वो भी बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है? कब तक हम सोच सकते हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगा भारत में?
आई थिंक वो देखना होगा, क्योंकि जो अमेरिका और कनाडा में उन्होंने जिस वैक्सीन को परमिशन दी है वो फाइजर है। फाइजर में उन्होंने ट्रायल किए थे 12 से 15 साल के बच्चों के लिए। कनाडा ने पहले दे दिया था उसके लिए परमिशन, अमेरिका में अभी परमिशन आया है। और अमेरिका ने तो जॉनसन एंड जॉनसन वाली वैक्सीन भी स्टार्ट कर दी है, और वो मेट्रो स्टेशन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नेजल स्प्रे है वो। और वो ये भी कर रहे हैं कि मेट्रो में 1 वीक का टिकट भी फ्री देंगे अगर आप वैक्सीन लगाएंगे, तो उसमें इंसेंटिव भी उन्होंने किया है। तो वही है, हमारी कंट्री में दिक्कत क्या है अमित जी, कि जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वैक्सीन का, उसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में आप उसको स्टोर कर सकते हैं, जो कि 2 और 8 डिग्री टेम्परेचर में स्टोर करने का होता है। जो स्पुतनिक हमने अभी ऑथराइज करी है, उसका भी स्टोरेज आपका रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर है 2 to 8। अगर आप फाइजर एंड मोडेना की बात करते हैं, फाइजर के लिए आपको -20 डिग्री चाहिए है, और मोडेना के लिए आपको -80 डिग्री चाहिए है। तो वो हमारी कंट्री में उसका फिजिबिलिटी देखनी होगी। मे बी पॉसिबल फॉर फाइजर, लेकिन मोडेना के लिए जहां पर -70 डिग्री है, वो आपको पूरा का पूरा जो चेन रिएक्शन देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे, जब सप्लाई करेंगे उस टाइम पे भी सेम टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूं कि ये तो हो गई जो वैक्सीन अमेरिका में है या विदेशी वैक्सीन है, लेकिन जो हमारे यहाँ के वैक्सीन है, हम कब तक उम्मीद करें कि वो मिल जाए? और खासतौर पे आपने जो जिक्र किया था कि नेजल वैक्सीन, क्या भारत में भी इसको डेवलप किया जा रहा है? नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली कोलैबोरेशन चल रहे हैं हमारे, और एक नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक भी बना रही है। अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना है, जाइकोव जो जाइडेक्स कैडिला की वैक्सीन है, उसका भी फेज 3 ट्रायल हो गया है। पेनेशिया बायोटेक भी बना रहा है। तो हमें हर तरह से रैंप अप करना है। अभी जो 3 वैक्सीन है, जैसे कि स्पुतनिक भी आई है रशिया से, और उसको हम यहां पर रेड्डी लेबोरेटरी जो है वो बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप दोनों का। आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई, और हमें भी जानकर अच्छा लगा कि भारत में भी किस तरह से ट्रायल चल रहा है बच्चों के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन मार्केट में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना से डरने, पैनिक होने की नहीं, बल्कि सावधानी बरतने और जागरूक रहने की जरूरत है। नेगेटिविटी से खुद को बचाएं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचिए, और इसके लिए जरूरी है पॉजिटिव खबरें देखना, जो आपको हम दिखाएंगे अजय कुमार के साथ, जीतेगा इंडिया के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।